So good evening everyone. In today's class we are going to start a new chapter, that is gravitation. So let's start this chapter. So when we talk about gravitation, so what is gravitation? क्या होता है gravitation? So gravitation क्या होता है इसको समझने के लिए we have to understand what do we mean by the term gravity? Gravity क्या होता है? ठीक है? So as far as हमने अभी तक सुन रखा है, we know that कि the earth attracts everything towards itself. सभी चीजें अर्थ की तरफ फॉल करती है, ठीक है? एवरीथिंग फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, वी नो दैट. तो सभी चीजें जो हैं दे फॉल टुवर्ड्स द अर्थ. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो ये जो फेनोमेना है, ठीक है, जिसके वजह से, जिसके कारण अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच लेती है, दैट इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, इट इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटी. और ये जो पूरा कंसेप्ट है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन. सो अगर इनिशियल लेवल पे हम समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, सो ग्रेविटेशन इज बेसिकली द फील्ड ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद व्हाई ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ. बट ये यहीं तक सीमित नहीं है, ठीक है? दैट इज ओनली नॉट लिमिटेड टू अर्थ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई भी चीज अर्थ पे जब फॉल करती है दैट इज द ग्रेविटेशन, वही पूरा का पूरा ग्रेविटेशन. इट इज नॉट लाइक दैट. इसका एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है? वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट अबाउट ग्रेविटेशन. सो अभी तक बात समझ में, ग्रेविटेशन अभी तक हम क्या समझते हैं कि व्हेनेवर एनीथिंग इज लेफ्ट इन द मींस उसको अगर छोड़ दिया जाता है, इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, वो अर्थ की तरफ फॉल कर जाती है. So this, in other words, we can say that Earth attracts everything towards itself. अपने तरफ attract करती है. So this whole concept is called gravitation. इसको हम gravitation बोलते हैं. But again, as I said, gravitation is not limited to Earth only. ऐसा नहीं कि सिर्फ Earth तक ही gravitation limited है. Gravitation is a universal phenomena. मतलब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में gravitation का रोल है. अब ऐसा नहीं कि अर्थ ही सबको अपने तरफ खींचता है. इट इज नॉट लाइक दैट. आइजैक न्यूटन ने इस ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में समझा, स्टडी किया, एंड देन ही प्रपोज दैट, उन्होंने ये प्रपोज किया, कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं, उन्होंने क्या बोला, किसने? न्यूटन ने क्या बोला? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स. ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? अभी लिखना नहीं है किसी को, अभी समझा रहा हूं, सबके नोट्स मिल जाएंगे, अभी बस समझना है उस चीज को, ठीक है? न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में क्या बोला भाई? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स और विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है. ठीक है, अभी तक हम क्या समझते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जो अर्थ जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल करती है. बट व्हेन न्यूटन स्टडीड दिस फोर्स, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, लिविंग या नॉन लिविंग, एक दूसरे को एक फोर्स से खींचता है, पुल करता है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. इट मींस दैट मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, वी बोथ आर पुलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को पुल कर रहे हैं. सॉरी, मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, मेरे सामने मेरा फोन है, वी बोथ आर पुलिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को पुल कर रहे हैं. लाइकवाइज अगर हम
अब इन यूनिवर्स की बात करें तो अर्थ जो है किसी दूसरे प्लैनेट को अपने तरफ पुल कर रहा होगा, कोई दूसरा प्लैनेट किसी तीसरे प्लैनेट को पुल कर रहा होगा, अर्थ सन को पुल कर रहा है, सन अर्थ को पुल कर रहा है। तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से पुल कर रहा होता है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, मैं अपने लैपटॉप को भी पुल करूंगा, मैं अपने आसपास रखे ऑब्जेक्ट्स को भी पुल कर रहा हूँ, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड मी आई एम पुलिंग ऑल दोज थिंग्स एंड एट द सेम टाइम, ध्यान से सुनना, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर मैं अपने लैपटॉप को अपने तरफ पुल कर रहा हूं तो मेरा लैपटॉप भी मुझे अपने तरफ पुल कर रहा होगा, ठीक है। बात आ रही समझ में? अब यहाँ पे सवाल आ सकता है कि अगर मैं लैपटॉप को अपने तरफ पुल कर रहा हूं तो लैपटॉप मेरे तरफ आ क्यों नहीं रहा है, या अगर लैपटॉप मुझे अपने तरफ पुल कर रहा है तो मैं लैपटॉप की तरफ क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्या वो स्पाइडरमैन वाली चीज क्यों नहीं हो रही है? भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, सारी चीजें आपस में मेरे तरफ चिपक जाए आके, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? या मैं कहीं पे जाके चिपक क्यों नहीं जा रहा हूँ? सिर्फ अर्थ की तरफ ही कोई चीज गिरता हुआ क्यों दिखता है? अगर मान लो मैंने एक पेन गिरा दिया और उस पेन को अर्थ भी पुल कर रहा है, और मैं क्या बोल रहा हूँ भी कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, सपोज मेरे रूम में एक एलमीरा रखा हुआ है और वो एलमीरा भी उस पेन को पुल कर रहा है, तो ये पेन अर्थ की तरफ ही क्यों गिरता है? ये उस एलमीरा की तरफ क्यों नहीं चला जाता? ये सभी सवाल हैं जो हमारे दिमाग में दौड़ते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने तुम्हें ये बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, तो तुम्हारे दिमाग में यही सवाल दौड़ना शुरू होगा कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट सभी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो हमें ये विजिबल क्यों नहीं होता, हमें ये फोर्स दिखता क्यों नहीं, हम एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों सिर्फ अर्थ के केस में ये चीज दिखता है कि कोई भी चीज अर्थ पे गिरा तो हमें दिख रहा है, बाकी केस में हमें क्यों नहीं दिखता है? सो आई हैव एन आंसर फॉर यू। मैं क्या, न्यूटन ने इसका जवाब दिया था। न्यूटन ने ये बोला था कि भाई ये जो फोर्स होता है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर ये दो ऑब्जेक्ट है ऑफ मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, तो ये ऑब्जेक्ट एम जो होगा उसको स्मॉल एम अपने तरफ पुल कर रहा होगा और स्मॉल एम को एम अपने तरफ पुल कर रहा होगा, ठीक है। और ये जो फोर्स होगा, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जिस फोर्स से ये जो मेरे पास, चलो मैं इसका नाम दे देता हूं, 1 और 2 बोल देता हूं, जिस फोर्स से फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड को पुल करेगा उसी फोर्स से सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट को पुल कर रहा होगा बाय न्यूटन सेकंड लॉ, सॉरी थर्ड लॉ। तो न्यूटन ने कहा ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, इट इज प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है। मतलब इनके मास का प्रोडक्ट कर दो तो उसके प्रोपोर्शनल होगा। व्हाट आई मीन टू से बाय दिस इज दैट कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका मास जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना स्ट्रांग होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीक फोर्स, ये एक वीक फोर्स है, ठीक है। तो ये उन्हीं ऑब्जेक्ट के बीच में विजिबल हो पाता है जिनका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। जिन ऑब्जेक्ट्स के मास बहुत ज्यादा है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स विजिबल होता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। बट फॉर ऑब्जेक्ट हुज मास इज लेस, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मैं इस लैपटॉप के अपने तरफ क्यों नहीं पुल कर पा रहा हूं, सो द रीजन इज दैट कि मेरा मेरा वेट अराउंड 80 केजी होगा, लैपटॉप का अराउंड हाफ केजी होगा। सो मेरे और इस लैपटॉप के मास का प्रोडक्ट क्या हो गया, 80 इंटू 0.5, दैट इज 40 केजी, ठीक है। 40 केजी, m इंटू एम अगर मैं कर रहा हूं, क्या आ रहा, 40 केजी आ रहा है, इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। अगर मैं बात करूं कि ये लैपटॉप, ठीक है, ये लैपटॉप सपोज मान लेते हैं मैं हवा में ऐसे हूं और इसे छोड़ देता हूं, वैसे मैं करूंगा नहीं, बट सपोज ये लैपटॉप फॉर इंस्टेंस मैं इसे छोड़ देता हूं और न्यूटन भाई साहब की मैं बात मानता हूं
कि उन्होंने ये कहा था कि इस लैपटॉप को मैं अपने तरफ पुल करूंगा, ये लैपटॉप मुझे अपने तरफ पुल करेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि लैपटॉप मेरे तरफ आ जाए, लैपटॉप ऐसे चिपकता हुआ मेरे पास आ जाए। ठीक है, सो इज इट गोइंग टू बी हैपन? ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब मैं इस लैपटॉप को अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, सपोज दिस इज द लैपटॉप, दिस इज मी हियर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड दिस इज द ग्राउंड। तो भाई ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो लैपटॉप है, उसको मैं अपनी तरफ पुल कर रहा था। न्यूटन ने यही चीज बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। तो मैं इस लैपटॉप को अपने तरफ पुल कर रहा हूँगा, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम जो अर्थ होगा, अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ भी लैपटॉप को अपने तरफ पुल कर रहा होगा। अब सपोज यहां पे समझो, मेरा वेट सपोज 80 केजी है, मेरा मास नॉट वेट, मेरा मास 80 केजी है, लैपटॉप का मास मैं हाफ केजी मान लेता हूं। एंड व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ? अर्थ का मास क्या है? अर्थ हैज वेरी ह्यूज मास। सपोज मैं इसको बोल देता हूं, अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लूं तो अराउंड इट इज 1 लाख केजी। अराउंड मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जस्ट ले रहा हूं, इससे काफी ज्यादा होता है, ठीक है, जस्ट एक सिंपल सी वैल्यू ले रहा हूं, तो इट इज 0 10 100 1000 10,000 लाख, ठीक है, या द एग्जैक्ट वैल्यू इज 5, इट इज अ वेरी बिग वैल्यू, ठीक है, टू बी वेरी एग्जैक्ट ये 10 टू रेज टू पावर 24 केजी के अराउंड होता है। इट इज अ वेरी बिग वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू। मैंने बस एक हाइपोथेटिकल, एक एजम्पशन तुम्हें समझाने के लिए लिया कि अर्थ का मास मेरे से तो बहुत ज्यादा है, सपोज मैंने ये ले लिया, ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू, एक इमेजिनरी वैल्यू जो मैंने लिया है। इसका जो एक्यूरेट वैल्यू होता है इट इज इन द रेंज ऑफ 10 का पावर 24, हमारी काउंटिंग भी वहां तक नहीं जाती है, ठीक है। सो न्यूटन ने कहा, क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि मैं इस ऑब्जेक्ट को, लैपटॉप को अपने तरफ खींचूंगा, अर्थ भी खींचेगा, बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल करता है। तो मैं इस लैपटॉप को अपनी तरफ पुल कर रहा हूं, बट अर्थ भी पुल कर रहा है। लेकिन न्यूटन ने एक और बात बताई कि फोर्स जो होगा हमारे बीच में, मतलब मेरे और लैपटॉप के बीच में, एंड एट द सेम टाइम अर्थ और लैपटॉप के बीच में, ये किसका प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के प्रोपोर्शनल होगा। तो भाई मेरे और लैपटॉप के मास का प्रोडक्ट क्या है? देखो, 80 इंटू हाफ, ये होता 40 केजी। सिंपल मैथ्स मैंने किया, 80 इंटू हाफ किया 40 केजी, 40 वैल्यू ले लेता हूं। और अगर मैं करूं हाफ इंटू 10 रेज टू पावर 24, तो इट इज अराउंड, अगर मैं यहां पे प्रोडक्ट ऑफ मास करूं तो इट इज 10 रेज टू पावर 12। 10 रेज टू पावर 12 क्या बहुत बड़ा होता है, ठीक है, 0 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, एंड उसके बाद भी 3 जीरोस और बच गए। तो जस्ट एज्यूम कि 10 का पावर 12 और मेरा क्या आया, मेरे और लैपटॉप के बीच का फोर्स कितने के प्रोपोर्शनल है? 40 के। तो ये इट इज बेसिकली 10, मतलब मैं सिर्फ ऑर्डर की बात करता हूँ, ऑर्डर मतलब सिर्फ मैं जीरोस की बात करता हूँ। तो मेरे और लैपटॉप के बीच में जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? अराउंड 10 यूनिट्स का। 40 इन द सेंस में बस मैं ये जीरोस को कंसीडर कर रहा हूं। और लैपटॉप और अर्थ के बीच का फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? उसका 12 टाइम, मतलब 10 का पावर 12 है। सपोज कितना ज्यादा गैप है यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो अर्थ इस लैपटॉप को अट्रैक्ट कर रहा है, इट इज वेरी विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स कंपेयर टू मी एंड लैपटॉप। मैं लैपटॉप को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा हूँ उसे कई गुना ज्यादा फोर्स से अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रहा है। सो व्हाट विल हैपन? लैपटॉप मेरे तरफ नहीं आएगा, इट इज गोइंग टू फॉल ऑन द अर्थ एंड इट इज गोइंग टू ब्रेक। अगेन कमिंग बैक टू टॉपिक, जो हम टॉपिक शुरू कर रहे थे, हमने देखा। हाँ जी चिराग। सर अभी आपने बताया कि ये नीचे एकदम सीधा जाएगा, तो सर ये स्लैंट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उधर से भी थोड़ा फोर्स लग रहा है। भाई बहुत बहुत चेंज है यहाँ पे, ठीक है, बहुत चेंज इन द सेंस, सपोज इन द सेंस ऐसा है कि भाई तुम किसी, तुम्हारे पास एक बॉल है, ठीक है, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, तुम उस बॉल को सीधे थ्रो कर रहे हो और उस बॉल के ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है और वो उस पे किसी दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो क्या मक्खी के फोर्स लगाने से बॉल अपना पाथ चेंज करेगा, या तुमने जिस पाथ पे फेंका उसी पाथ पे जाएगा वो?
सर जिससे हमने फेंके। फोर्स तो मक्खी ने भी लगाया वहां पे, लेकिन उसका फोर्स तुम्हारे फोर्स से कंपैरेटिवली बहुत बहुत कम है, नहीं के बराबर है। सपोज तुम्हारे पास ये कितनी 10 का पावर 12, समझ लो कितनी बड़ी वैल्यू, मतलब ये तो करोड़ को भी क्रॉस कर गई है, ठीक है, काउंटिंग से भी बाहर चली गई। तो सपोज तुम्हारे पास 1 करोड़ सिक्के हैं, कॉइन्स, और उसमें से 10 कॉइन्स निकाल दिया गया, इज इट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस? कोई डिफरेंस वहां पर नहीं होने वाला है। तो द पॉइंट इज दैट कि अगर ये जो फोर्स मैं लगा रहा था ये कंपैरेटिव होता, कंपैरेटिव का मतलब मैंने 40 यूनिट्स के अराउंड फोर्स लगा, मेरा जो फोर्स है 40 यूनिट्स के प्रोपोर्शनल है, और अर्थ लगाता सपोज 50, 100, 200 ऐसे फोर्स लगाता वो, तो हाँ तब ये स्लैंटिंग हो सकता था, तब ये स्लैंटिंग हो सकता था। बट यहाँ पे अर्थ जो फोर्स लगा रहा है इट इज ह्यूज, मेरा फोर्स उसके सामने नहीं के बराबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो नीचे ही गिरने वाला सीधे। इज इट क्लियर? ओके सर। एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने यहां देखा, हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन की बात जब दिमाग में आती तो सबसे पहले आता है कि ग्रेविटी क्या होता है। भाई ग्रेविटी, जहां तक कि हम लोअर क्लासेस में समझते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर उसे छोड़ दिया गया मतलब हवा में अगर छोड़ दिया गया, तो इट इज गोइंग टू फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, तो अर्थ की तरफ अगर गिरता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ये जो अर्थ उसे पुल करता है अपने तरफ, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। इसे ग्रेविटी, ग्रेविटी के वजह से वो उसको अपने तरफ पुल करता है, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बट न्यूटन ने इस पूरे के पूरे सिनेरियो को स्टडी किया और उन्होंने ये चीज बताया कि ग्रेविटी या ग्रेविटेशन सिर्फ अर्थ के केस में नहीं होता है, ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, पूरे यूनिवर्स में ये काम करता है, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को, एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एनी अदर ऑब्जेक्ट। अर्थ मरकरी को अट्रैक्ट कर रहा है, एट द सेम टाइम अर्थ सैटेलाइट को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ जो रॉकेट जा रहा है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सन की बात करें तो सन सभी के सभी प्लैनेट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, सभी के सभी जो कॉमेट्स वगैरह आते हैं हमारे सोलर सिस्टम में उसको अट्रैक्ट कर रहा है, एस्टेरॉइड्स को अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूमरस अदर थिंग। तो द पॉइंट इज दैट एनी, अगर मैं यहां पे बना के दिखाऊं, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2, दिस इज ऑब्जेक्ट 3, दिस इज ऑब्जेक्ट 4, जस्ट समझने के लिए, ठीक है। तो 1 को 2 भी अट्रैक्ट करेगा, 1 को 3 भी अट्रैक्ट करेगा, 1 को 4 भी अट्रैक्ट करेगा, 2 को 1 अट्रैक्ट करेगा, 2 को 4 अट्रैक्ट करेगा, 2 को 3 भी अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह 3 को 2 भी अट्रैक्ट करेगा, 3 को 1 भी अट्रैक्ट करेगा, 3 को 4 भी अट्रैक्ट करेगा, एंड सेम विल गो ऑन फॉर 4 आल्सो। 4 को 1 भी करेगा, 4 को 2 भी करेगा, 4 को 3 भी करेगा। सो ये सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। तो यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस इज अ वेरी वीक फोर्स। ये वीक होता है, कमजोर होता है, ठीक है। बट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये किसी एक बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये किसी एक बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों बॉडीज जिनके बीच में फोर्स लग रहा होता है उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लो एक बॉडी स्मॉल है, तो अगर दूसरी बॉडी बहुत लार्ज है ना, तो स्टिल द फोर्स इज ह्यूज। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, लैपटॉप सिर्फ ½ kg का है, बट अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। अगर हम लैपटॉप के मास की इंडिविजुअली देखें तो बहुत कम है, लेकिन अगर हम लैपटॉप का मास और अर्थ के मास का प्रोडक्ट देखें तो इट इज अ वेरी बिग वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। सो इट इज अ वेरी बिग वैल्यू हेयर। तो फोर्स बिटवीन द लैपटॉप एंड द अर्थ इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये किस बात पर डिपेंड करता है? ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ये पहली बात न्यूटन ने बताया, ठीक है। न्यूटन ने क्या क्या बात बताई? सबसे पहली बात बताई कि फोर्स एक्ट्स बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ठीक है। यू डोंट नीड टू राइट दिस, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे, वी विल हैव अ नोट्स, ठीक है, नोट्स लिखे हुए होंगे। तो सिर्फ अभी समझने पे फोकस करो। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है जो यूनिवर्स में
किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा अगर चार ऑब्जेक्ट है तो चारों एक दूसरे पे फोर्स एक्ट लगा रहे हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताया, दूसरी बात मैंने ये बताया कि ये जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब कि उनके मासेस का प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा फोर्स उतना स्ट्रांग होगा। और तीसरी बात उन्होंने क्या बोला, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये पहला ऑब्जेक्ट था, ये दूसरा ऑब्जेक्ट था, इनके सेंटर के बीच मैं मान लेता हूं डिस्टेंस है d, इनके सेंटर के बीच डिस्टेंस क्या है, d है। तो ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इसके कहने का ये मतलब है कि डिस्टेंस जैसे जैसे देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक ऊपर होता है एक नीचे लिखा हुआ होता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि एक क्वांटिटी जब बढ़ती है तो दूसरी घटती है। सो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, ठीक है। इफ डिस्टेंस विल इंक्रीज द फोर्स विल डिक्रीज, इफ डिस्टेंस विल डिक्रीज देन फोर्स विल इंक्रीज। तो सपोज जो मैम नीचे तुम्हें समझा रहा हूं, सपोज देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट 5 here, और 5 को 5 जो है इट इज बीइंग पुल्ड बाय 1, 5 को 1 इधर की तरफ पुल कर रहा होगा। सिर्फ हम 1 और 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बात किया 1 और 3 और 1 और 5, मतलब एक बार मैं 1 and 3 की बात कर रहा हूं, दूसरी बार मैं 1 and 5 की बात कर रहा हूं। तो जो 1 है वो 3 को भी पुल कर रहा है, 1 5 को भी पुल कर रहा है। अब एक बात मुझे बताओ कि अगर 3 और 5 दोनों सेम मास के हैं, 3 और 5 दोनों सेम मास के, ऑलमोस्ट सेम मास के हैं, ठीक है, तो क्या 1 3 को जितने फोर्स से पुल करेगा उतनी फोर्स से वो 5 को भी पुल करेगा? टेल मी इन द चैट, क्या 1 3 को जितने फोर्स से पुल करेगा उतने ही फोर्स वो 5 पे भी लगाएगा? इज माई क्वेश्चन क्लियर? मैं ये कह रहा हूं कि ग्रेविटेशन, न्यूटन ने ये कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, मतलब 1 3 को भी पुल कर रहा है, 1 5 को भी पुल कर रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट अगर इनके मास ऑलमोस्ट सेम है, मास इज ऑलमोस्ट सेम, तो जिस फोर्स से 1 3 को पुल कर रहा है क्या उतना ही फोर्स से 1 5 को भी पुल करेगा? टेल मी द आंसर प्लीज। द आंसर इज नो। आंसर नो है। मैंने यहां पे समझाया कि फोर्स, ये जो फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। डिस्टेंस पे वो इनवर्सली डिपेंड करता है। मींस इफ डिस्टेंस विल इंक्रीज देन फोर्स विल डिक्रीज। अब अगर हम 1 और 3 एंड 1 and 5 की बात करें तो 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस कम है, सो द फोर्स विल बी मोर। अगर हम 1 और 5 की बात करें तो इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो फोर्स विल बी लेस। तो 1 और 3 के बीच का जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, 1 और 5 के बीच का जो फोर्स होगा वो कम होगा। एनी डाउट हेयर? कोई डाउट है यहां तक? सर यस। सर वो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट एक बार एक्सप्लेन कर दो। क्या ये जो अभी मैं बात कर रहा था 1 and 3 and 1 and 5? हाँ जी सर, हाँ जी सर। देखो, सर वो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। सो मैं ये बता रहा था कि मैंने नहीं, न्यूटन ने ये बताया था कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, और इनवर्सली डिपेंड करता है। इनवर्सली का क्या मतलब होता है? जब डिस्टेंस बढ़ेगा ऑब्जेक्ट के बीच में तो फोर्स घटता जाएगा, जब डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा, उल्टा इनवर्स वेरिएशन है यहाँ पे। तो अगर हम 1 and 3 की बात करें, फोर्स जो 1 और 3 के बीच में है और दूसरा फोर्स जो 1 और 5 के बीच में है, तो 1 और 3 के बीच में हम देख रहे हैं डिस्टेंस क्या है, ये है डिस्टेंस। 1 और 5 के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये है। मैंने ऐसा एजम्पशन लिया कि इन सभी के मासेस ऑलमोस्ट इक्वल है, मास का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। तो अब
जो फोर्स मास सेम है, बट जो फोर्स है वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जिसका डिस्टेंस ज्यादा उस पर फोर्स कम लगेगा। तो 1 और 5 के बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो 1 और 5 के बीच का फोर्स क्या है, कम है। कंपेयर टू 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस कम है, तो 1 और 3 के बीच का फोर्स क्या है, ज्यादा है। इज इट क्लियर? क्या अभी बात समझ में आई? Yes, sir. तो अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। So there are few points जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, आफ्टर दैट you will get the notes, we will detail discuss the notes। कुछ points पहले मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। So now my next point is that कि कोई भी, जैसे हमारा अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमता है, दिस इज द सन, ठीक है, एंड दिस इज द अर्थ विच इज रोटेटिंग अराउंड द सन। ठीक है, तो दिस इज द अर्थ सपोज, जो कि सन के चारों ओर चक्कर काट रहा होता है। अब इमेजिन करो, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे कि कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में कब होता है। सपोज मैं यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हूं और मेरे पास क्या है, एक स्टोन है, तो दिस इज द स्टोन, और मैं चाहता हूं ये स्टोन मेरे गोल गोल घूमे, मतलब लाइक दिस, मेरे सर के ऊपर ऐसे गोल गोल ये घूमता रहे। मेरी ये इच्छा है भाई, ये स्टोन जो है ना मेरे सर के ऊपर ऐसे ऐसे घूमता रहे। तो अनटिल एंड अनलेस आई एम अ मैजिशियन, मेरे पास कोई दिव्य शक्ति हो, तो अगर ऐसा नहीं हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, आई विल अप्लाई सम लॉजिक हियर। मैं इस स्टोन को क्या करूंगा, एक थ्रेड से बांध दूंगा। आई विल टाई इट विद अ थ्रेड, सो दिस इज अ थ्रेड और अ स्ट्रिंग और अ रोप, कुछ भी कह दो। मैं इस स्टोन को इस स्ट्रिंग से बांध दूंगा एंड देन मैं अपने हाथ को गोल 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 घुमाऊंगा एंड यस, द स्टोन इज मूविंग। मैं देख रहा हूं कि स्टोन जो है गोल गोल घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्टोन इज रोटेटिंग। तो चलो, मैं जो चाह रहा था वो हो रहा है। नाउ सपोज व्हाट हैपेंस, द स्ट्रिंग ब्रेक्स ऑफ। ये जो स्ट्रिंग है वो टूट गया। सो स्ट्रिंग के टूटने के बाद भी क्या ये स्टोन गोल गोल घूमता रहेगा मेरे सर के चारों ओर? No, sir. द स्टोन इज नॉट गोइंग टू रोटेट। स्टोन क्या होगा, जहां पर वो टूटा, सपोज वो यहां पे टूट गया स्टोन, इस पॉइंट पे स्ट्रिंग टूट गया, तो स्टोन ऐसे सीधा उड़ता हुआ चला जाएगा इधर। तो अब पॉइंट पे आते जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि स्टोन मेरे चारों ओर सर्कुलर मोशन इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसमें मैंने एक स्ट्रिंग, एक थ्रेड बांध के रखा है जो उस स्टोन को हमेशा मेरे तरफ पुल कर रहा है, खींच रहा है। जब स्टोन यहां पर था तो वो उसको इधर मेरे तरफ खींच रहा था, यहां पर था तो भी उसको मेरे तरफ खींच रहा था, यहां पर है तब भी स्टोन को मेरे तरफ खींच रहा है, एंड सो ऑन। मींस that string is responsible for pulling that stone towards me every time, हमेशा के लिए, ठीक है। तभी जाके वो स्टोन जो है वो गोल 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 घूम पा रहा है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, हम यहाँ पे चैप्टर 1 मोशन की बात कर रहे हैं कि whenever an object is in circular motion, there is always a force acting towards the center। सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स एक्ट करता है। एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो दिस इज अ ऑब्जेक्ट विच इज इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में है ये। तो ये इसलिए पॉसिबल होता है बिकॉज देयर इज अ फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। वो सेंटर की तरफ हमेशा एक्ट करता है। एंड व्हाट डू वी कॉल दिस फोर्स, टेल मी, व्हाट डू वी कॉल दिस फोर्स? इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? The force due to which an object perform a circular motion. The force always acts towards the center. What do we call this force? Chapter 1 motion में मैंने पढ़ाया था। Everyone, please tell me.
This force was called centripetal force. Centripetal force. Whenever an object is in circular motion, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, तो देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच पुल्स इट टुवर्ड्स द सेंटर, जो उस ऑब्जेक्ट को हमेशा सेंटर की तरफ पुल करते रहता है. व्हाट इज दैट फोर्स कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. ठीक है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स है. तो इस केस में जब मैं उस रोप को अपने हाथ में घुमा रहा था गोल गोल, सच दैट वो स्टोन सर्कुलर मोशन में था, तो यहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स किसकी वजह से प्रोवाइड हो रहा था? द सेंट्रिपिटल फोर्स was due to string. स्ट्रिंग के वजह से था. स्ट्रिंग टूट गया तो भाई अब सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं लग रहा है और स्टोन सीधे उड़ता हुआ सीधे चला गया. तो बाय सेम एनालॉजी अगर हम सन और अर्थ की बात करें, तो अर्थ अगर गोल 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 सन के चारों ओर घूम रहा है, तो देयर मस्ट बी सम फोर्स. कुछ तो होगा जो इस अर्थ को हमेशा सन की तरफ पुल कर रहा है, नहीं तो सन तो अर्थ तो स्ट्रेट चला जाता. देयर इज समथिंग व्हिच इज बाइंडिंग दिस अर्थ टू द सन, जो अर्थ को सन की तरफ खींच के रखा हुआ है. जस्ट लाइक यहां पे ये स्ट्रिंग, ये थ्रेड जो था वो उस स्टोन को मेरे तरफ खींच कर रखा हुआ था. जस्ट लाइक दैट देयर इज समथिंग, कुछ है यहां पे जो इस अर्थ को कॉन्टिन्यूअसली सन के तरफ पुल कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली इधर की तरफ पुल कर रहा है. ठीक है, अर्थ यहां पर आया तो भाई फिर से देयर इज अ फोर्स एक्टिंग हियर. अर्थ यहां पर आया, अगेन देयर इज अ फोर्स एक्टिंग हियर. सो व्हाट इज दिस फोर्स हियर? ये तो पता ही है सेंट्रिपिटल, फोर्स का नेचर कैसा? सेंट्रिपिटल है. बट व्हाट इज दैट फोर्स हियर? दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सन जो है वो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिसके वजह से अर्थ गोल गोल उसके चारों तरफ घूमता रहता है. अर्थ इज बाउंड टू सन ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स. जिस तरह से ये स्टोन जो था वो मेरे से बाउंड था, ये कहीं जा नहीं सकता था क्योंकि स्ट्रिंग उसको कॉन्टिन्यूअसली मेरे तरफ खींच रहा था, उसी तरह से अर्थ कहीं नहीं जा सकता, वो सन के चारों ओर ही घूमेगा. क्यों? क्योंकि सन उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने तरफ खींच रहा है. नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस. तुम पूछोगे कि सर न्यूटन ने यह भी कहा था कि फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट. ठीक है, तो सन जितने फोर्स से अर्थ को अपने तरफ खींचेगा, उतना ही फोर्स से अर्थ भी सन को अपने तरफ खींच रहा है. ठीक है, तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ सकता है कि सर पिछले चैप्टर में आपने पढ़ाया था कि न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर कि फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट. तो सन जितने फोर्स से अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है, उतना ही फोर्स से अर्थ भी सन को अपने तरफ खींच रहा होगा. या फिर इस केस में अगर मैं यहां पे बात करूं कि मैं जब उस स्टोन को अपने चारों ओर घुमा रहा था, तो मैं स्टोन को जितने फोर्स से अपने तरफ पुल कर रहा था, भाई स्ट्रिंग को तो मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा था ना, तो स्टोन को मैं अपने तरफ पुल कर रहा था विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग. तो अगेन तुम यहां पे बोलोगे, हो सकता किसी के दिमाग में सवाल आया भी होगा और तुमने ये सोच कर नहीं पूछा होगा कि पता नहीं कैसा स्टूपिड सा सवाल है. द क्वेश्चन इज कि मैं स्टोन को जितने फोर्स से अपने तरफ पुल कर रहा हूं, अगर न्यूटन की बात माने, तो स्टोन भी मुझे उतने ही फोर्स से अपने तरफ पुल कर रहा है. यहां तक सभी मानते हैं इस बात को. तो नाउ द क्वेश्चन कम कि स्टोन मेरे चारों ओर क्यों घूम रहा है और उल्टा क्यों नहीं हो रहा? मैं स्टोन के चारों ओर क्यों नहीं घूम रहा हूं? द थिंग इज दैट कि स्टोन मेरे तरफ चारों ओर क्यों घूम रहा है? अगर मैंने जितना स्टोन पे फोर्स लगाया, स्टोन भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो मैं स्टोन के चारों तरफ क्यों घूम रहा हूं और उल्टा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, मतलब मैंने यहां पे गलत बोल दिया. स्टोन मेरे चारों ओर क्यों घूम रहा है, उल्टा क्यों नहीं होता, मैं स्टोन के चारों ओर क्यों नहीं घूम रहा हूं? थिंक अबाउट इट, सोचो उसके बारे में थोड़ा.
and if anybody want to give the answer, they can let me know. So anybody want to answer this? Was my question clear? Anybody want to answer this कि ये स्टोन मेरे चारों ओर ही क्यों घूम रहा है, मैं स्टोन के चारों ओर क्यों नहीं घूम रहा हूं? यस चिराग, सर आंसर देना। हाँ बोलो भाई। सर बिकॉज आपका जो मास है वो ज्यादा है स्टोन से। Good, great. So correct. So the reason is that, reason ये है कि मेरा जो मास है वो स्टोन के मास से काफी ज्यादा है, ठीक है? इसलिए मैं नहीं घूम रहा हूं, बल्कि ये स्टोन मेरे चारों ओर घूम रहा है। सेम थिंग अप्लाइज हियर कि अर्थ सन के चारों ओर क्यों घूमता है और सन जो है वो अर्थ के चारों ओर क्यों नहीं घूमता है? Because the mass of the sun is very high compared to the mass of the earth. So the earth revolves around the sun and not vice versa. Now taking one more question, चिराग ने पूछा कि if earth को sun अपने तरफ attract कर रहा है, if sun is attracting the earth, then earth अपने orbit पे क्यों घूमता, sun के पास क्यों नहीं चला जाता? ठीक है भाई, ये वही कारण है कि जब मैं इस स्टोन को गोल गोल घुमा रहा था तो स्टोन मेरे पास नहीं आ रहा था, स्टोन वाज मूविंग इन अ फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड पाथ में मूव कर रहा था, ठीक है? बिकॉज जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव सर्कुलर मोशन में होता है ना, तो देयर इज अ फोर्स व्हिच इज आल्सो एक्टिंग ऑन इट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स एक्ट करता है। और वी कैन आल्सो से दैट कि सिर्फ यूनिवर्स में दो ही चीज नहीं है, अर्थ एंड द सन, there are other heavy bodies also, that is other planets, moon, satellites, वो भी अर्थ को अपने तरफ पुल करके रखते हैं, ठीक है? लाइक जैसे हमने यहाँ पे इस केस में देखा था कि सिर्फ 1 और 2 यहाँ पे नहीं है, 1 2 3 4 5 सभी हैं, तो सभी 1 पे 2 भी फोर्स लगा रहा है, 3 भी लगा रहा है, 4 भी लगा रहा है, 5 भी लगा रहा है। सो 1 कैन नॉट मूव डायरेक्टली टू 2, 1 2 के पास नहीं जा सकता डायरेक्टली, ठीक है? उस पे और भी फोर्सेस वहां पे लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक डेफिनेट पाथ पे ही मूव कर पा रहा है। सो द सेम रीजन अप्लाइज हियर आल्सो कि अर्थ पे सन के अलावा भी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ड्यू टू दैट रीजन अर्थ कैन नॉट गो टुवर्ड्स द सन, अर्थ सन के तरफ नहीं चला जाएगा इनटू द सन, ठीक है? इट विल कीप ऑन मूविंग इन अ फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड पाथ पे मूव कर रहा होगा। सो आई होप यहां तक बात क्लियर है। अभी जो मैंने मास वाली बात बताई है, I will do it mathematically also, मैं मैथमेटिकली भी समझाता हूं तुम्हें। So by Newton's second law, F क्या होता है? ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो अगर if F is constant, अगर F is fixed, constant है, चेंज नहीं हो रहा, यहां पे जो फोर्स अर्थ सन पे लगा रहा था उतना ही फोर्स सन भी अर्थ पे लगा रहा है, तो द फोर्स इज सेम, फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। तो इफ F इज कांस्टेंट तो हम देख सकते हैं F अगर कांस्टेंट, अच्छा यहां से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, F अपॉन M इज इक्वल टू A लिख सकता हूं। तो अगर F चेंज हो ही नहीं रहा है, F कांस्टेंट है, तो A किस पे डिपेंड कर रहा है? M पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, बिकॉज A जो है इट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन M, सिर्फ M पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली। मैंने भी जस्ट बताया था, अगर एक साइड LHS में वो जिस चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में है, RHS में वो डिनोमिनेटर में है, मतलब अगर दोनों साइड ऊपर नीचे है तो उस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ठीक है? सो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है कि जब मास बहुत ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है? सन का मास बहुत ज्यादा था तो सन का एक्सेलरेशन बहुत कम था, तो सन मूव करता हुआ नहीं दिखा, मतलब सन बेसिकली वहां से मूव नहीं किया। अर्थ का मास कम था
कंपेयर टू द सन, तो अर्थ का एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो अर्थ हमें मूव करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। सेम की रीजन अप्लाइज हेयर ऑल्सो। जो स्टोन था, ऑल्दो स्टोन भी मुझे उतने ही फोर्स से पुल कर रहा था जितने फोर्स से मैं स्टोन को पुल कर रहा था। द फोर्स वाज कांस्टेंट, बट स्टोन का मास बहुत कम था, तो स्टोन का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा था, जिसके वजह से वो मुझे दिख रहा है मूव करते हुए। ऑलराइट, बट मेरा मास बहुत ज्यादा था स्टोन के कंपैरिजन में, सो दैट्स व्हाई मेरा जो एक्सेलरेशन था वो नेग्लिजिबल था, नहीं के बराबर था, और मैं मूव करता हुआ नहीं दिख रहा हूं यहां पे। यस चिराग। सर जैसे आपने अभी बताया कि दूसरी हेवनली बॉडीज भी हैं स्पेस में, अगर वो ना होती और एक मिनट सर, जैसे अभी आपने बताया कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हैं, अगर वो ना होते खाली अर्थ ही होती तो अर्थ उसके पास जाती कि वहीं रहती है तब भी? नहीं, तब भी वहीं पर रहती, क्योंकि वो सेम केस हो जाता कि ये स्टोन को मैं अपने चारों ओर घुमा रहा हूं, तो मैंने बताया। पर सर हाँ, आप तो उसको अपने उससे आपने थ्रेड से वो कर रखा है ना, उसको टाई, तो उस वजह से उस पे चल रहा है। नहीं नहीं, थ्रेड उस पे बाहर की तरफ फोर्स नहीं लगा रहा, थ्रेड उसको अंदर की तरफ खींच रहा था। लेकिन जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है ना, तो उस पे क्या होता है, एक एक्सटीरियर बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा होता है। अगर मान लो अर्थ और सन सिर्फ यहाँ पे होता, अर्थ और सन होता, और अगर कोई दूसरी फोर्स नहीं होती, मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई और फोर्स नहीं होता यहाँ पे, तो यस, उस केस में अर्थ जो है वो सन की तरफ पुल होता हुआ चला जाता। ठीक है, अगर वैसा होता तो अर्थ वुड हैव मूव टुवर्ड्स द सन। ठीक है, ओके सर। डाउट्स, एनी अदर डाउट्स, किसी और को कोई डाउट है? सो इट इज सेम एज, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये सेम सवाल है कि मैं बोलूं कि अगर मैं एक बॉल को अर्थ की तरफ गिराता हूं, इफ आई एम, चलो लेट्स सी इट, इट इज सेम एज, सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज अर्थ, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसको अर्थ अपने तरफ खींच रहा होगा विद सम फोर्स। हमें पता है बाय न्यूटन थर्ड लॉ कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी अर्थ को अपने तरफ खींचेगा विद द सेम फोर्स। सो नाउ द क्वेश्चन अगेन इज कि ऑब्जेक्ट नीचे क्यों आता है और ऐसा क्यों नहीं होता है कि अर्थ ऊपर चला जाए। अगेन सेम रीजन कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जो हमने पीछे भी देखा। तो अर्थ का मास बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो अर्थ का एक्सेलरेशन नहीं के बराबर है, नेग्लिजिबल है, तो अर्थ हमें मूव करता हुआ नहीं दिखता है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर मान लो जब हम ऑब्जेक्ट की बात करें, तो ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है इट इज विजिबल। ठीक है, वो विजिबल है, वो दिख रहा है, तभी वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो दैट्स व्हाई एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द अर्थ एंड नॉट द वाइस वर्सा। अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाती है, बल्कि ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आता है। द लाइटर ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द हेवियर ऑब्जेक्ट। अगर दोनों का मास बहुत गैप है, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, अगर बहुत ज्यादा गैप है दोनों के मास में, देन द लाइटर ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स द हेवियर ऑब्जेक्ट। तो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स द हेवियर ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अभी क्या बात समझ में आ रही है? ऑलराइट, तो ऑलमोस्ट वी हैव डन द बेसिक्स, हमने एक अपना फाउंडेशन बना लिया। नाउ लेट्स गो इनटू द चैप्टर। अब हम चैप्टर में शुरुआत करेंगे। ये फाउंडेशन समझ में आ गया, तो जब हम चैप्टर में अभी आगे मूव करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। The first is what is centripetal force. We know that what is centripetal force, हमने भी पढ़ लिया जस्ट कि whenever an object is in circular motion, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में है, तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, एक फोर्स एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ। इसे ही हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो द वर्ड सेंट्रीपिटल मींस सेंटर सीकिंग और टुवर्ड्स द सेंटर। So in circular motion, the direction of motion changes at every point. Direction of motion क्या होता है भाई, ये तो पढ़ा भी था, टेस्ट में भी पूछा था। This is direction of motion.
डायरेक्शन ऑफ मोशन, या इसको हम v भी बोलते हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन, जो along द tangent होता है, पढ़ाया था, ठीक है। So in circular motion, the direction of motion changes continuously. हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग अलग होता है, तो डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज करती है, और वेलोसिटी चेंज करती है तो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा होता है। So there is a force acting towards the center that is called centripetal force, ठीक है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ही ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा तो उस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में नहीं रहेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ चुकी है? फाइन। नाउ नेक्स्ट, will the object perform a circular motion in absence of centripetal force? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा तो क्या ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा? हमने देखा था जब स्प्रिंग टूट जाएगी तो क्या स्टोन चारों ओर मेरे घूमेगा? नो, द ऑब्जेक्ट विल नॉट परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वो कैसा मोशन परफॉर्म करेगा? इट विल गो स्ट्रेट, ठीक है, अलोंग द टैंजेंट, टैंजेंट के अलोंग वो चला जाएगा। मतलब स्प्रिंग जिस पॉइंट पे टूटेगी उसी पॉइंट पे स्टोन जो है it will move straight along the tangent. Third हम देखते हैं, it is seen that a falling apple is attracted towards the earth or any object, कोई भी चीज जब fall करता है तो it is attracted towards the earth. Now the question is, does the apple attract the earth? क्या apple earth को attract करता है? हमने पढ़ा yes, attract करता है because Newton third law is there. If so, we do not see the earth moving towards the apple. Why? अगर ऐसा होता है, अगर एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो अर्थ ऊपर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बिकॉज द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अर्थ का मास बहुत 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 ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम है, वेरी वेरी लेस। दैट्स व्हाई द अर्थ डज नॉट सीम टू मूव टुवर्ड्स द एप्पल, ठीक है। तो देखा हमने बेसिक्स क्लियर कर लिया, तो हमारा ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इट वाज गिवन बाय न्यूटन, हमने ये स्टडी कर लिया है। एवरी, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, सो एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, एंड दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मैंने बताया था उसके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को अगर हम ज्वाइन करते हैं, दिस इज द लाइन जिसके थ्रू मैंने दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन कर दिया, तो इट एक्ट्स अलोंग द सेंटर। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच एक्ट अलोंग द सेंटर, ठीक है। एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है व्हिच एक्ट अलोंग द सेंटर, सेंटर के अलोंग एक्ट कर रहा होता है। अब ये फोर्स का जो वैल्यू होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज gmm अपॉन डी स्क्वायर, जहां पर कैपिटल M जो है ये पहले ऑब्जेक्ट का मास है, स्मॉल m दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, और d इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। बट ये आया कहां से? लेट्स सी दैट, उसको पहले हम देखते हैं, ठीक है। So हमने क्या assume किया? We have two object of mass capital M and small m which are at a distance d apart. So this is object capital M, this is small m, और इनके सेंटर के बीच की दूरी, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो we are talking about distance between their centers. So if this is the line joining their centers, so the distance between their centers is d. तो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? दिस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है।
दिस इज प्रोपोर्शनल। चलो मैं अलग से पहले करके तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है, देन वी विल कम ऑन टू दिस। Fine. So we have two objects here of mass capital M and small m. So वो न्यूटन लॉ क्या बोलता है कि भाई ये इसको पुल कर रहा होगा इधर और ये इसको पुल कर रहा होगा इधर, और दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन सेज दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। Also, the force is inversely proportional to the square of distance between their centers. तो इसे मैं अगर इक्वेशन 1 बोलूं, इसे इक्वेशन 2 बोलूं और मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग 1 and 2, तो 1 and 2 को अगर हम कंबाइन करते तो लुक व्हाट हैपेंस, F is proportional to mm upon d square, यही हो गया, F is proportional to mm upon d square। अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब है कि F इन पे डिपेंड करता है, बट कैसे डिपेंड करता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ F। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है एक कांस्टेंट आ जाता है, हमने न्यूटन सेकंड लॉ को भी प्रूफ करते वक्त यूज किया था। तो जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। द कांस्टेंट हियर इज कैपिटल G। ये कांस्टेंट क्या आएगा, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ में हमने K यूज किया था, हमने ये देखा था सेकंड लॉ में F इज प्रोपोर्शनल टू ma, और हमने बोला था F इज इक्वल टू Kma, यही किया था हमने। So K was the constant of proportionality। तो यहाँ पे कैपिटल G is the constant of proportionality। तो जो constant of proportionality है ना, it is decided by the scientists who are conducting the experiment। ये जो proportionality constant इसको experimentally determine किया जाता है, ठीक है। So इस केस में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा उसको कैपिटल G नाम लिया गया, ठीक है, यूनिवर्सली ये एक्सेप्ट हो गया कि भाई इसको कैपिटल G ही लेंगे। सो इट इज अपॉन d स्क्वायर। तो ये आ गया फॉर्मूला है। सो कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स में ये वैलिड है। It is the universal gravitational constant, ठीक है, which is basically the constant of proportionality। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। सो हियर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कैपिटल G, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। एनी डाउट टिल हियर, कोई डाउट है यहाँ पे? ऑलराइट, सो दिस इज टिल इट फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। So we are going to end this session. You can leave the session now.